ओके, गुड इवनिंग। आज हम आपको गुड टॉपिक इवनिंग मैम। इवेपोरेशन के बारे में बात करते हैं। इवेपोरेशन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। इवेपोरेशन कैसी एक फिनोमिना है जो सरफेस फिनोमिना होती है। इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर कोई भी लिक्विड वेपर में चेंज हो जाता है। एक ऐसा फिनोमिना जिसमें बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर कोई भी लिक्विड वो वेपर में चेंज हो जाए, दैट टेम्परेचर और दैट फिनोमिनन इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ओके, मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ। इवेपोरेशन इज आप साथ साथ नोट करते चला करिए। ओके, इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिनन evaporation is a surface phenomenon in which a liquid changes into vapor. Liquid changes into vapor at any temperature. At any temperature. At any temperature below its boiling point. Below its boiling point. ओके, क्या लिखा हुआ है? इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेनन। ये एक सरफेस फिनोमेनन है, मींस इसमें सरफेस से ही रिलेटेड मतलब होता है, सरफेस का ही लिक्विड सबसे पहले इवेपोरेट मींस लिक्विड चेंज होता है वेपर में। तो इवेपोरेशन में सबसे पहले सरफेस का लिक्विड वेपर में चेंज हो जाता है, इसलिए इसे सरफेस फिनोमेनन कहते हैं। ओके, जिसमें क्या होता है, लिक्विड चेंज होता है वेपर में किसी भी टेम्परेचर पर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। इस बॉइलिंग पॉइंट से किसी भी उसके कम टेम्परेचर पर ये लिक्विड चेंज हो जाता है वेपर में। अगर ऐसी प्रोसेस हो रही है जिसमें बॉइलिंग पॉइंट पर वेपर फॉर्म में नहीं चेंज हो रहा लिक्विड, बॉइलिंग पॉइंट से किसी भी टेम्परेचर पर, बट वो कम टेम्परेचर है बॉइलिंग पॉइंट से। ओके, मीन्स अगर वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, आपको पता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इट मींस वाटर चेंजेस इनटू वेपर फॉर्म एट 100 डिग्री सेल्सियस। बट इन केस ऑफ इवेपोरेशन, मतलब जब वाटर का इवेपोरेशन होता है तो वो 100 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पर भी वेपर में चेंज हो जाता है। ओके, दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ठीक है, अब देखिए कुछ फैक्टर्स होते हैं जो डिपेंड करते हैं, इवेपोरेशन को बढ़ा सकते हैं, इवेपोरेशन को कम कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस कंडीशन को, इसको अगर आपको एक एक्टिविटी बतानी है, एग्जांपल बताना हो इवेपोरेशन का, तो आप कैसे बता सकते हैं? आप एक बीकर में वाटर लीजिए, एक बीकर में वाटर लीजिए और वाटर में जितना भी आपने ये बीकर में वाटर लीजिए और वाटर जितने भी मतलब जितना भी बीकर में हो, आप क्या करिए उतना मार्क कर लीजिए। यहाँ पर जैसे यहाँ तक है तो आपने यहाँ तक मार्क कर लिया। ओके, तो यहाँ तक आपने मार्क करके आप इसे किसी ऐसी जगह पर रख दीजिए जहां पर डिस्टर्बेंस ना हो, कोई बीकर को टच ना करे। लगभग 2-3 दिन तक आप ऐसे ही इसे छोड़ दीजिए। 2-3 दिन तक बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल छुइए मत, कोई भी डिस्टर्बेंस मत क्रिएट करिए। 2-3 दिन तक ऐसे ही छोड़ दीजिए। 2-3 दिन बाद आप जब जाएंगे, आफ्टर 2 डेज या 3 डेज, यहाँ पर देखेंगे वाटर का लेवल कुछ कम हो जाएगा। सपोज करिए इतना हो गया, ठीक है।
वाटर का लेवल कम हो गया, इट मीन्स हम क्या समझेंगे, अपने आप मैंने बॉयल नहीं किया वाटर को, ठीक है, और ना ही किसी ने पानी निकाला, तो फिर ये वाटर कहाँ चला गया। ये वाटर क्या होता है, सरफेस फिनोमेना होती है जो वो बहुत ही स्लो होती है, काफी टाइम लगता है होने में, 2 या 3 दिन लग गए इसमें इतना पानी कम होने में, ठीक है, बट ये बहुत ही स्लोली होती है। हाँ, लेकिन इफेक्टिव होती है, स्लोली होती है, और होती रहती है, कंटिन्यूअसली होती रहती है। ओके, तो कंटिन्यूअसली होने के कारण क्या होता है कि ये पानी ये कम हो गया है, ठीक है। तो ये इसका ये एग्जांपल है इवेपोरेशन का। ये एक्टिविटी आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे एग्जांपल के, तो ठीक है। अब कुछ एग्जांपल और है, मैं यहाँ पर इवेपोरेशन की क्वालिटी और लिख देती हूँ। इवेपोरेशन is continuously occurring phenomenon, मतलब लगातार होने वाली प्रोसेस है ये। Evaporation is continuously occurring phenomenon, मीन्स ये लगातार होने वाली प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आज इवेपोरेशन हुआ तो कल नहीं होगा, ठीक है। हाँ, स्लो हो सकता है, रेट स्लो हो सकता है, लेकिन लगातार होता रहेगा, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। सेकंड पॉइंट, इट इज वेरी मैम यस। मैम अगर मैम सरफेस फिनोमिना को बॉइलिंग पॉइंट से अगर मैम फास्ट में मैम ये वेपर हो सकता है, वेपराइज हो सकता है? क्या मतलब बॉइलिंग पॉइंट पर आप कह रहे हैं? यस मैम, फास्ट वेपराइज हो सकता है। तो अगर ये बताओ, अगर बॉइलिंग पॉइंट पर होगा तो आप उसे इवेपोरेशन कहेंगे या फिर आप उसे बॉयल होना बोलेंगे, क्या बोलेंगे आप उसे? अगर वो बॉइलिंग पॉइंट इट मीन 100 डिग्री सेल्सियस पर जो है वाटर वेपर में चेंज हो रहा है, तो आप उसे बॉयल होना बोलेंगे, ना कि उसे इवेपोरेट होना बोलेंगे। और वैसे भी आप ये जानिए 100 डिग्री सेल्सियस पर केवल हीट करने पर ही होता है। ऐसा कोई भी सन का इतना टेम्परेचर रेज नहीं होता है कि वो वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस पर ला सके। 100 डिग्री सेल्सियस पर ही नॉर्मल वाटर वो वेपर में चेंज, 100 डिग्री सेल्सियस से पहले ही नॉर्मल वाटर चेंज होने लगता है, ठीक है। यस मैम, थैंक यू मैम। केवल हीट करने पर ही 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर वेपर में चेंज होता है। नॉर्मल अगर हीट ना किया जा रहा हो तो वो उससे पहले ही इवेपोरेशन के जरिए निकल जाता है पानी, वहां से वेपर फॉर्म में चेंज हो जाता है, और बहुत ही स्लो प्रोसेस होती है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स हैं और तीनों ही पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट है डेफिनेशन, फिर मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। इट इज द सरफेस फिनोमेनन, इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमेनन होती है, मीन इट आल्सो अकर्स ओनली सरफेस। ये क्या करती है, सरफेस के ही लिक्विड को चेंज करती है वेपर में, ठीक है। इन विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पर, बस दो टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम होना चाहिए बस, ठीक है। इवेपोरेशन क्या होता है, कंटिन्यूअसली अकरिंग फिनोमिना होता है, इट मींस लगातार होने वाली फिनोमिना होती है, ऐसा नहीं कि आज हुआ कल नहीं हुआ, ठीक है। और इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, स्लो प्रोसेस होती है, धीरे धीरे ये होती रहती है, बस कंटिन्यूअसली होती रहती है, ठीक है। अब हम ये पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो नेचर में पाए जाते हैं जो कि इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन।
इवेपोरेशन को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो नेचर में पाए जाते हैं और अफेक्ट करते हैं? ठीक है, फर्स्ट है एक्सपोज्ड सरफेस एरिया। एक्सपोज्ड सरफेस एरिया, ठीक है, एक्सपोज्ड सरफेस एरिया की बात करते हैं। सेकंड है, सेकंड होता है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी एंड फोर्थ है विंड। ओके, चार फिनोमिना है जो कि इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं, मतलब इंक्रीज कर सकते हैं इवेपोरेशन के रेट को या फिर डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपोज्ड सरफेस एरिया की बात करें, एक्सपोज्ड सरफेस एरिया का मतलब है कि कितना वाटर का ऊपरी सरफेस जो है वो कितना खुला हुआ है। ठीक है, वो बाहरी सराउंडिंग से वो कितना डायरेक्ट टच में है। ठीक है, तो जैसे हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं, इसका एग्जांपल ये है कि हमने क्या किया, एक ग्लास में वाटर लिया। ठीक है, एक ग्लास में वाटर लिया, ठीक है, और एक प्लेट में मैंने प्लेट में ले लिया सेम अमाउंट ऑफ वाटर, वन लीटर, 1 लीटर नहीं 1 मिलीलीटर हम ले लेते हैं। तो 1 मिलीलीटर मैंने यहाँ भी लिया और 1 मिलीलीटर हमने यहाँ भी लिया। ओके, 1 में 10 मिलीलीटर ले लेते हैं। ठीक है, 10 मिलीलीटर ले लिया और उतना ही ग्लास में लिया और सेम अमाउंट ऑफ वाटर मैंने प्लेट में डाल दिया। ठीक है, तो और उसके बाद क्या करते हैं, इसे 1-1.5 दिन के लिए, 1-2 दिन के लिए इसे ऐसे ही आप कहीं किनारे पर बिना डिस्टर्बेंस वाली जगह पर हम प्लेस कर देते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि क्या होता है, ग्लास का जो लेवल है, ग्लास का जो पानी है वो जो प्लेट के रिस्पेक्ट में क्या होता है, वो कम इवेपोरेट हुआ है, जबकि प्लेट का जो वाटर है उसका इवेपोरेशन इंक्रीज कर गया, उसमें अमाउंट ऑफ वाटर कम हो गया। ठीक है, उसमें अमाउंट ऑफ वाटर इन रेस्पेक्ट टू द ग्लास कम है। ठीक है, इतनी सरफेस एरिया की अगर हम बात करते हैं तो प्लेट में ज्यादा अमाउंट में सरफेस एरिया खुला हुआ था और जो वाटर का जो सरफेस था वो डायरेक्ट सराउंडिंग के काफी टच में था, ज्यादा अमाउंट ऑफ सरफेस एरिया डायरेक्ट सराउंडिंग के टच में था। जबकि ग्लास में क्या था, ग्लास में बहुत ही कम सरफेस खुला हुआ था, ओपन सरफेस था, जिसकी वजह से एक्सपोज्ड सरफेस एरिया कम मिला और इवेपोरेशन भी कम हो गया। ठीक है, तो इस केस में इवेपोरेशन बढ़ गया, जबकि इस केस में डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो एक्सपोज्ड सरफेस एरिया अगर ज्यादा मिलेगा तो ज्यादा होगा इवेपोरेशन, और एक्सपोज्ड सरफेस एरिया अगर कम है तो इवेपोरेशन का भी अमाउंट कम हो जाएगा, रेट कम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे इफेक्ट कर सकता है? ठीक है, अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो नॉर्मल सी बात है, अगर टेम्परेचर एक का टेम्परेचर हमने ये कहा, चलिए मैंने एक ग्लास लिया, एक बीकर लिया, उसमें जो पानी मैंने रखा है, वाटर रखा है, वो मैं सनलाइट में रख देती हूँ। और ठीक है, और एक ग्लास में जो पानी है वो मैंने क्या किया, उसको फ्रीज में रख दिया, फ्रीज में। ठीक है, ये मैंने फ्रीज में रख दिया और ये मैंने सनलाइट में रख दिया। ठीक है, तो अब क्या होगा कि बताइए, फ्रीज में सनलाइट नहीं है, मतलब और टेम्परेचर भी कम है, बहुत टेम्परेचर कम होता है, तो फ्रीज में सनलाइट वाले की रिस्पेक्ट में क्या होगा, यहाँ पर इवेपोरेशन कम होगा और यहाँ पर जो सनलाइट में है वहां पे इवेपोरेशन ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इवेपोरेशन का रेट बढ़ जाएगा और फ्रीज में इवेपोरेशन का रेट
कम हो जाएगा, इवेपोरेशन का रेट कम हो जाएगा। ओके, ये टेम्परेचर का रीजन है, ठीक है। और ये टेम्परेचर का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल हुआ एक्टिविटी है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने से इवेपोरेशन का रेट क्या हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ाने से इवेपोरेशन का रेट बढ़ जाता है। टेम्परेचर डिक्रीज करने से इवेपोरेशन का रेट भी डिक्रीज हो जाता है। ह्यूमिडिटी की बात करते हैं। ह्यूमिडिटी का एग्जांपल कैसे लेंगे? ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है पहले ये समझिए। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ वाटर या अमाउंट ऑफ लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेरिक विंड में जो अमाउंट ऑफ वाटर हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं ह्यूमिडिटी है, ठीक है ना। जैसे रेनी सीजन में क्या होता है, ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है और समर सीजन में ह्यूमिडिटी कम होती है। किसकी बात कर रहे हैं हम? विंड की बात कर रहे हैं, हवा में बात कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ह्यूमिडिटी का मतलब हुआ अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर। ओके, ह्यूमिडिटी से अब कैसे रिलेटेड हम इसका एग्जांपल क्या लेंगे? देखिए समर सीजन में क्या होता है, समर और रेनी सीजन, समर सीजन में जो एयर होती है वो ड्राई होती है, उसमें एयर लिक्विड जो होते हैं वो कम होता है या नहीं होता है समर सीजन में। जबकि रेनी सीजन में क्या होता है, यहाँ पर लिक्विड वाटर में हमेशा एटमॉस्फेयर में लिक्विड प्रेजेंट होता है। तो समर सीजन में क्या होता है, हमारा जो स्वेट होता है, पसीना होता है, वो बहुत ही आराम से सूख जाता है। स्वेट जो होता है समर सीजन में सूख जाता है, हमें चिपचिपेपन का एहसास नहीं होता, फीलिंग नहीं आती है। बट रेनी सीजन में क्या होता है, जो हमारा स्वेट होता है उसको सूखने में टाइम लगता है, ठीक है। और सूखने में टाइम लगता है, इस वजह से हमें क्या होता है, हमें फीलिंग आती है चिपचिपेपन की। ओके, तो ये भी एक ह्यूमिडिटी का ही एग्जांपल हो गया, ठीक है। ह्यूमिडिटी में क्या हुआ कि इवन ह्यूमिडिटी के लिए मैंने कौन सी एक्टिविटी ली, समर और रेनी सीजन की, ये आपके लिए एग्जांपल हो गया। जो है इन केस ऑफ समर सीजन इवेपोरेशन इंक्रीज करता है। समर सीजन में इवेपोरेशन ज्यादा होता है, रेनी सीजन में इवेपोरेशन कम होता है, बिकॉज ह्यूमिडिटी जो होती है वो एटमॉस्फेयर में ज्यादा होती है। ड्रॉपलेट इन एयर वो बहुत ज्यादा होता है रेनी सीजन में। ओके, विंड की बात करते हैं। विंड में क्या है, जैसे बहुत ही स्लो, बहुत ही विंड अगर बहुत ही तेज से चल रही है, स्टॉर्मी विंड चल रही है, तो स्टॉर्मी विंड में क्या होता है, कपड़े बहुत तेजी से सूखते हैं, ठीक है। तेज हवा चल रही है तो कपड़े बहुत तेजी से सूखते हैं। और अगर हवा नहीं चल रही है या फिर बहुत स्लो चल रही है तो क्या होता है कि कपड़ों को सूखने में काफी टाइम लग जाता है। ये इसका एग्जाम्पल है विंड का। मीन इवेपोरेशन, कपड़ों से वाटर का इवेपोरेशन, इवेपोरेशन जब स्लो जो विंड होती है उसमें कम होता है, और जब स्टॉर्मी विंड होती है या फिर तेज हवा चलती है तो फिर क्या होता है, इवेपोरेशन ज्यादा होता है और कपड़ों से सारा का सारा वाटर सूख जाता है, ठीक है। तो विंड इफेक्ट करता है, ह्यूमिडिटी इफेक्ट करती है, टेम्परेचर और एक्सपोज्ड सरफेस एरिया। हमें क्या रिजल्ट मिला फैक्टर की वजह से? देखिए एक्सपोज्ड सरफेस एरिया, इट मीन अगर एक्सपोज्ड सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा। अगर एक्सपोज्ड सरफेस एरिया कम है तो इवेपोरेशन भी कम होगा। टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा, टेम्परेचर अगर कम है तो इवेपोरेशन भी कम होगा। ह्यूमिडिटी की बात करते हैं। ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा है तो इवेपोरेशन कम होगा। मीन्स ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अभी तक ये दोनों क्या थे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे। इट मीन अगर ये बढ़ता है तो इवेपोरेशन भी इंक्रीज करेगा, और अगर ये घटेगा तो इवेपोरेशन भी घटेगा। तो ये दोनों क्या हुए, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुए। जबकि ह्यूमिडिटी के केस में ह्यूमिडिटी बढ़ाएंगे तो इवेपोरेशन घटता है, और ह्यूमिडिटी अगर हम घटाएंगे तो इवेपोरेशन बढ़ेगा, ठीक है। तो ये जो केस हुआ ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का केस हुआ। ओके, विंड की बात करते हैं। अगर स्टॉर्मी विंड होगी, मीन तेज हवा चलेगी, तो इवेपोरेशन भी ज्यादा होगा, और अगर स्लो हवा या फिर नहीं चलेगी तो फिर इवेपोरेशन कम होगा। तो ये भी, ये 1, 2 और 4
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल रखते हैं, जबकि ह्यूमिडिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, 1, 2 और 4 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और थर्ड क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, नेक्स्ट है evaporation causes evaporation also always causes cooling. इवेपोरेशन फिनोमेना आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या होता है, इस इवेपोरेशन की वजह से क्या रिजल्ट निकलता है, कूलिंग की फीलिंग आती है। इवेपोरेशन से हमें कूलिंग की फीलिंग आती है, और वो कैसे कूलिंग की फीलिंग होती है और इसके साथ में इसका रीजन क्या है, हम वो देखते हैं, ठीक है ना। कूलिंग caused by evaporation is based on the fact that when liquid evaporates, ठीक है, when liquid evaporates then latent heat of it takes latent heat of vaporization from surrounding, ठीक है, latent heat of vaporization from surroundings and then air gets cool. ओके, क्या लिखा है मैंने, इसका मतलब समझिए। मैंने क्या कहा, इवेपोरेशन ऑलवेज कॉजेज कूलिंग। इवेपोरेशन से क्या होता है, हमेशा कूलिंग होती है, मतलब ठंडक का एहसास होता है, ठंडक की फीलिंग आती है, ठीक है। द कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन, जो कूलिंग होती है इवेपोरेशन के द्वारा, इज बेस्ड ऑन द फैक्ट, इस फैक्ट पे बेस होता है दैट व्हेन लिक्विड इवेपोरेट, जब लिक्विड क्या होता है, वो इवेपोरेट होता है वैपर फॉर्म में, ठीक है। तो एयर क्या होती है, वो लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वो क्या करती है, एयर लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को ले लेती है। लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन मैंने आपको बताया था, ये क्या होती है, छुपी हुई एनर्जी होती है जो हमें पता नहीं चलती। और ये किस केस में हमने पढ़ा था, जब हमने आपको बॉइलिंग पॉइंट पढ़ाया था, वहां पर मैंने आपको बताया था कि लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है,
ये एक बहुत ही जो है हिडन एनर्जी होती है, और ये एनर्जी तब तक मेंटेन रहती है जब तक कि लिक्विड का थोड़ा सा भी फॉर्म अगर बचा हुआ है, मींस वेपर फॉर्म अगर बचा हुआ है, तो वो टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, 100 का 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। मैंने आपको बताया था जब लिक्विड चेंज होता है वेपर में, तो वेपर फॉर्म अगर बनी हुई है, जब तक थोड़ी सी भी वेपर फॉर्म अगर बनी हुई है, तो उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। जब पूरी की पूरी वेपर बन जाएगी लिक्विड से, तब उसका टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होगा, वो रेज होना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होती है, वो हिडन एनर्जी होती है इन केस ऑफ बॉइलिंग। बॉइलिंग के समय ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के बारे में हमने बात की थी। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब लिक्विड चेंज होता है यानी इवेपोरेट होता है, तो एयर जो होती है, जो आसपास की एयर होती है, सराउंडिंग की एयर होती है, वो क्या होती है कि ये जो लिक्विड जो चेंज होता है, वो सराउंडिंग की एयर से कुछ एनर्जी ले लेता है। ठीक है, सराउंडिंग की एयर से जब ये एनर्जी ले लेता है, वही एनर्जी हमें फील नहीं होती, वो हमें बाद में फील होती है, और दैट एनर्जी इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और सराउंडिंग से एनर्जी लेने के कारण ही सराउंडिंग का टेम्परेचर कम हो जाता है, और सराउंडिंग का टेम्परेचर कम हो गया तो एयर क्या हो जाएगी, वो कूल हो जाएगी। ठीक है, और हमें फीलिंग आती है कूलिंग की। हम फिर से एक बार रिवाइज कर रहे हैं, हमने क्या कहा कि इवेपोरेशन वाली प्रोसेस जो है वो क्या होता है, कूलिंग कॉज करती है, इट मींस इट फील्स, ठीक है, कूल। तो फिर क्या होता है कि कूलिंग में क्या होता है, इवेपोरेशन, कूलिंग इवेपोरेशन से होता है। तो आपको किस फैक्ट पर चाहिए, व्हेन लिक्विड इवेपोरेट, मींस जब लिक्विड क्या होता है, वो इवेपोरेट होता है, तो क्या होता है कि जो आसपास के सराउंडिंग की एयर होती है, वो एक हिडन एनर्जी को ले लेता है। एयर जो होती है वो सराउंडिंग से हिडन एनर्जी ले लेती है, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर हो गया कम, और उस हिडन एनर्जी का नाम है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, जिसकी बात हम बॉइलिंग पॉइंट में कर चुके हैं। सराउंडिंग से एनर्जी लेते ही सराउंडिंग का टेम्परेचर हो गया कम, और सराउंडिंग का टेम्परेचर कम हो गया तो हम हैं सराउंडिंग्स में, तो हमें क्या होगी, फीलिंग आएगी कूलिंग की, इट मींस इट गेट्स कूल। तो ये कूलिंग का प्रोसेस कंप्लीट होता है। ठीक है, इसे एक बहुत ही सिंपल एक्टिविटी से हम समझ सकते हैं, जैसे कि हमारा हैंड है, ठीक है, हमारा हैंड है, हम अपने हैंड पर अगर हम एसीटोन इस्तेमाल करें, एसीटोन का यूज करें, तो क्या होता है कि एसीटोन क्या होगा, हमारे हाथ का जो भी एनर्जी होती है उसको क्या होता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और हाथ की एनर्जी एब्जॉर्ब करने के कारण वो कौन सी एनर्जी होती है, हिडन एनर्जी होती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, और हमारे हाथ की सारे जो लिक्विड होता है उसको निकाल करके वो इवेपोरेट कर देता है, और हमारे हाथ का टेम्परेचर कम होते ही हमें कैसी कूलिंग का एहसास होता है। ठीक है, कूलिंग की फीलिंग आती है। अब देखिए एसीटोन तो आपको घर में मिलेगा नहीं, आप उसके जगह पर पेट्रोल लगा सकते हैं। ठीक है, पेट्रोल से भी सेम यही केस, सेम यही एग्जांपल और सेम यही एक्टिविटी मिलती है, लेकिन आपको पता है कि पेट्रोल भी यूज करना खतरे से खाली नहीं होता है, इसलिए आप क्या करें, डेंजर है, दोनों ही डेंजर है, तो आप ना ही एसीटोन और ना ही पेट्रोल, आप सिर्फ एक्टिविटीज को बुक में मीन्स कॉपी में ही आप नोट करिएगा, आप इसको करिएगा नहीं बिल्कुल भी। हाँ, मैं आपको एक सिंपल सी एक्टिविटी बता दे रही हूँ, आप वो करिएगा। आप क्या करिए, आपको पैन पता है, पैन तवा, आपके घर में तवा होगा, पैन बोलते हैं, तो पैन को लीजिए और उसे गर्म करिए, उसको हीट करिए, और जो आयरन पैन लीजिए और हीट करिए। हीट करने के बाद आप उस पर अगर पानी डालेंगे, हीट हो गया, फिर अगर आप उस पर पानी डालेंगे तो क्या होता है, वो जो वाटर होता है वो इवेपोरेट होता है, जैसे ही आप डालेंगे वाटर इवेपोरेट होता है और वो अपने वेपर फॉर्म में चेंज हो जाएगा। जैसे ही वेपर फॉर्म में चेंज होता है, चेंज होने के बाद अगर आप वहां खड़े हो तो थोड़ी देर बाद आपको कूलिंग का एहसास होता है, क्योंकि सारा का सारा जो एटमॉस्फेयर से उस लिक्विड ने और तवे से उसने हीट ले लिया और हीट लेकर के इवेपोरेट कर दिया। ठीक है, और वो तवा क्या हो गया, वो कूल हो गया, क्योंकि उसने एनर्जी दे दी लिक्विड को उसके वेपर फॉर्म में चेंज होने के लिए, और वो जल्दी ही पैन जो है वो कूल हो गया। तो पैन को जल्दी कूल होने के लिए, उसकी एनर्जी को जल्दी से जल्दी लेने के लिए हम क्या करते हैं, पैन पर लिक्विड डालते हैं, और वो सारा का सारा लिक्विड उसकी
एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपने स्टेट चेंज में लगा देता है, मींस लिक्विड को वेपर फॉर्म में चेंज करने में लगा देता है। ओके, ठीक है। तो देखिए इवेपोरेशन कंप्लीट हो गया, और इवेपोरेशन कंप्लीट होने के साथ ही आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। आप चैप्टर के एक्सरसाइजेस करिए, आपकी जो प्रॉब्लम्स होती है आप उनको शेयर करिए, मैं जो रहूंगी तो मैं आपको बताऊंगी, आप मैसेजेस कर दीजिए अपनी प्रॉब्लम्स को, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। बट आप एक्सरसाइजेस करिए। देखिए आपके 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं, केमिस्ट्री के भी और ये साथ में आपका फिजिक्स का भी। तो 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। अब आप अपना काम करिए कि इसको कंप्लीट करिए, एक्सरसाइजेस कंप्लीट करिए, और आगे के एक्सरसाइजेस भी, अब आप पिछले एक्सरसाइजेस जितनी है वो सारी भी कंप्लीट करिए और अपने प्रॉब्लम शेयर करिए। ओके, अगले दिन हम बायो का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे। ओके, नेक्स्ट डे, ठीक है।